जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए आपके सामने आए हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में आगाह कर दिया था इस बारे में कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक का पोर्शन है, और उसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 14 है। तो आज हम सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, जो ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन जिसको मॉडर्न डेफिनेशन भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे सिंथेसाइज किया फिर आर्टिफिशियली। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे कि हमारी लाइफ में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम हुए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उनको हम किसी अदर कंपाउंड से क्रैकिंग करके हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते रहे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके मेथड देखेंगे हम। और फिर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, आइसोमरिज्म से रिलेटेड होगा, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में मेजरली आपके पास 5 ऐसे टॉपिक हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको बारी बारी स्टार्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सामने वो आ जाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने देखिए कुछ मैंने लिखा हुआ है कि अबाउट 200 ईयर्स अगो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कुछ। तो अबाउट 200 ईयर्स अगो जो आपके केमिस्ट थे, इन केमिस्ट ने उस वक्त जो कंपाउंड से जो प्रिपेयर्ड थे या नेचुरली आपके सामने मौजूद थे, उनको उन्होंने 2 हिस्सों में क्लासिफाइड किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको आज हम जानते हैं, हम अपने क्लासिफिकेशन मेंशन कर लेते हैं। ये किस तरह बात स्टार्ट हुई, तो मैंने आपको बताया कि 200 ईयर्स अगो केमिस्ट ने उस वक्त जो कंपाउंड से उनको 2 हिस्सों में क्लासिफाइड किया। किस तरह क्लासिफाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो पहली क्लासिफिकेशन थी, ओल्ड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो इनऑर्गेनिक, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन केमिस्ट ने किन कंपाउंड्स को कहा? हमने यहाँ पे मेंशन किया कि कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पे जो आपके सामने नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने नॉन लिविंग थिंग्स में मैंने क्या मेंशन किया हुआ है? मिनरल्स। अब देखिए ये मेजर सोर्स है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इस मेजर सोर्स की बेस पे जो पहली क्लासिफिकेशन बनाई गई उन कंपाउंड्स के अंदर, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही जिनका सोर्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं मेंशन करना चाहूँ एग्जांपल में कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जांपल क्या दें, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ, लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड। ये मिनरल है, मिनरल साल्ट है आपके पास, जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल मौजूद है। आपके सामने ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अदर आप लिख लेते हैं लाइक अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। ATC, आप नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो चुका इस क्लासिफिकेशन का। इस क्लासिफिकेशन का जो दूसरा पार्ट था कंपाउंड्स को, जो हमने दूसरी कैटेगरी बनाई, दूसरा, तो उसका नाम क्या रखा गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन केमिकल कंपाउंड में से कहा गया, वो किन कंपाउंड्स का जिक्र किया गया? कि वो तमाम कंपाउंड जिनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तमाम कंपाउंड जिनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ आती है? आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं डियर स्टूडेंट, इनमें कौन सी चीज़ें आती हैं? प्लांट्स आ जाते हैं,
प्लांट्स आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास लिविंग थिंग्स में दो सोर्सेज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन दो चीज़ों से जो भी कंपाउंड मिलता था उसका नाम क्या रखा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट देखिए, ऑर्गेनिक जब हम कहते हैं तो आपके जहन में एक वर्ड आ जाना चाहिए, नेचुरल। तो नेचुरल कंपाउंड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, और नॉन नेचुरल वो फ्रॉम द मिनरल्स है, जिसको हमने नॉन लिविंग थिंग कहा, उनको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। तो डियर स्टूडेंट ये वो पहली क्लासिफिकेशन थी जो केमिस्ट ने जो है 200 ईयर्स अगो आपके सामने पेश की गई। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने एक मेंशन की है यहाँ पे हेडिंग वाइटल फोर्स थ्योरी। ये ओल्ड टाइम में इम्पॉर्टेंट थ्योरी कही गई, बनाई गई। इसके बारे में बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े पुख्ता हो चुके थे, लोग इस थ्योरी को मानना शुरू हो चुके थे। ये थ्योरी क्या है, देखिए मेंशन किया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी थ्योरी का एक और नाम भी है जो लिखा जाता है, वो है सुपर नेचुरल फोर्स थ्योरी। तो अदर नेम क्या हो जाएगा, पहला नेम हमने मेंशन किया वाइटल फोर्स थ्योरी और दूसरा नाम हमने मेंशन क्या किया, सुपर नेचुरल फोर्स थ्योरी। अब आपको एक एमसीक्यू भी आ सकता है, एंटी टेस्ट के हवाले से भी आ सकता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है ये बर्जीलियस ने प्रपोज की है ये थ्योरी, और कब की है ये 1815 में। आपको डेट भी याद रखनी है और आपको साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। बर्जीलियस 1815 में क्या प्रपोज किया, वाइटल फोर्स थ्योरी। अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी इज सुपर नेचुरल फोर्स थ्योरी। तो स्टूडेंट देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या दी गई। जाहिर बात है कि अगर थ्योरी है तो कोई स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट पे उन्होंने बिलीव किया होगा और उसके बाद के लोगों ने भी बिलीव किया होगा। तो वो स्टेटमेंट क्या थी एक्चुअली, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आप ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है आपके लिए आर्टिफिशियली, आप लैब लिख दें या आर्टिफिशियली लिख दीजिएगा, तो ये दोनों ही बातें ठीक की जाएंगी। अब इस स्टेटमेंट का नेक्स्ट हिस्सा उसमें गौर कीजिएगा कि दीज कंपाउंड्स ओनली बी प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके पास, बाय और विद इन। मैंने कहा कि बाय और विद इन द लिविंग थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस हो या लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस हो, लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस हो या लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस हो, ये बात उन कंपाउंड्स के लिए की गई है। अब क्या कहा गया कि बाय और विद इन द लिविंग थिंग्स ड्यू टू द वाइटल फोर्स इन लिविंग थिंग्स। मैंने आपके लिए ये स्टेटमेंट मेंशन की है, दोबारा इसको देखिएगा, समझने वाली बात है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि बर्जीलियस स्टेटमेंट क्या थी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपको यही स्टेटमेंट मेंशन करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बर्जीलियस वर्क अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, तब भी आप स्टेटमेंट यही मेंशन करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, तब भी आप यही स्टेटमेंट देंगे। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ इस बात पे। तो देखें वो तमाम कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स में या लिविंग थिंग से जो है सिंथेसाइज हो, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया था। और इसके बारे में कहा गया, क्या कहा बर्जीलियस ने, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं किया जाता, लेबॉर्ट्री में नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियली। और दूसरा कि इन कंपाउंड्स के बनने की असल वजह क्या है, वो वाइटल फोर्स है, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है और नेचुरल फोर्स है। इस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरली लिविंग थिंग्स में मौजूद है, वही वजह बनेगी इन कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए जो कि नेचुरली होगी। तो बर्जीलियस ने ये कहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से यही कंपाउंड बन सकते हैं जो हम आर्टिफिशियली
ये एनर्जी नहीं बना सकते, नहीं दे सकते, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये बर्जीलियस की स्टेटमेंट थी जिसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी था। अब आप गौर कीजिएगा स्टेटमेंट को और आप इस हेडिंग को। स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया ड्यू टू द वाइटल फोर्स इन द लिविंग थिंग्स। इसका मतलब है कि ये वो नेचुरल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो बेसिक वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इसलिए सुपर नेचुरल फोर्स और वाइटल फोर्स थ्योरी जो किसने दी, बर्जीलियस ने दी और 1815 में। तो स्टूडेंट देखिए हमने बात स्टार्ट की ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सोर्स लिविंग थिंग्स था, और उसी बात को आगे लेके जब हम चले तो बर्जीलियस ने अपनी स्टेटमेंट दी, हम इसको मेंशन कर चुके हैं आपके सामने। तो अब आगे चलते हैं जो कि एक एमसीक्यू बनता होता है, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। एमसीक्यू है, डिफरेंट नेम्स आते हैं आपके पास, तो आप याद रखिएगा कि फ्रेडरिक वुलर, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक वुलर, आप याद रखेंगे एमसीक्यू है ये। और आप ईयर भी याद रखेंगे, कुछ बुक्स में मेंशन किया गया है 1828। अब आप देखिएगा कि बर्जीलियस ने 1815 में ये थ्योरी पेश की और रिजेक्ट कब हुई, 1828 में। तो आप ये डेट्स को याद रखिएगा और आप इस नाम को भी याद रखेंगे, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने मेंशन किया कि रिजेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी करने वाला कौन था, फ्रेडरिक वुलर। कब की, 1828 में। अब ये किस तरह रिजेक्ट हुई, हमने नाम तो मेंशन कर दिया कि रिजेक्शन करने वाला ये, लेकिन कैसे हुई और क्या हुआ एक्चुअली। तो एक्चुअली कुछ हुआ ऐसे कि फ्रेडरिक वुलर एक काम कर रहा था अपनी लैब में। फ्रेडरिक वुलर अपनी लैब में काम करता, उसकी कोई अटेंशन नहीं थी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, उसके माइंड में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अपना एक कैजुअली वर्क कर रहा था लैब में और एक्सीडेंटली उसके एक ऐसा कंपाउंड बना जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक से पता चला कि ये कोई अलग कंपाउंड है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तक पहुंचा। तो काम क्या था उसको देखिएगा आप, तो एक अमोनियम साइनेट, नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आता है। मैंने वर्ड क्या मेंशन किया, अमोनियम साइनेट। ये साइनेट है आपके पास और ये आपके पास अमोनियम है, तो क्या हो गया फार्मूला, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए, अमोनियम साइनेट। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये याद रखेंगे आप क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा। अमोनियम साइनेट जो है वो हीट होने पे, हीट मैंने मेंशन किया है, हीट होने पे किस में कन्वर्ट हुआ, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आ जाएगा NH2 और ये आ जाएगा NH2। आप इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH2 ट्वाइस, देखिए NH2 तो आप इसको ट्वाइस की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो आपके पास फार्मूला बना हुआ है इसका नाम क्या मेंशन हुआ, यूरिया। आप नाम याद रखेंगे, यूरिया। अब मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप इस पे फोकस करेंगे कि फ्रेडरिक वुलर ने काम क्या किया, अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके हीट होने पे वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक था, ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक था, और उसका नाम क्या है, यूरिया। इसका नाम क्या है, यूरिया। तो आपके पास एमसीक्यू आएगा, आप 2 एमसीक्यू यहाँ पे याद रखिएगा कि यूरिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम पूछा गया है। नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आप देखेंगे अमोनियम साइनेट, आप उसको इंसर्कल कर लेंगे, इस तरह आपका एमसीक्यू हो जाएगा। एक अदर एमसीक्यू इसी से आएगा, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इज, वो क्या आप मेंशन करेंगे, यूरिया। और एक थर्ड एमसीक्यू इसी हिस्से से मैं आपको बता देता हूं, वो क्या आएगा, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय, तो नीचे डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम होंगे, तो आप मेंशन क्या करेंगे, फ्रेडरिक वुलर। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये मैंने 3 एमसीक्यू इस हवाले से बता दिए, तो ये आप याद रखेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एक रिपीट कर रहा हूँ
कि फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में ऑन हीटिंग। ये जो वर्क हुआ है आपके सामने, जो मैंने एक रिएक्शन मेंशन किया हुआ है, ये कतई ऐसे नहीं था कि फ्रेडरिक वूलर इस चीज़ पे काम कर रहा था। फ्रेडरिक वूलर जिन कंपाउंड्स को बनाने के लिए काम कर रहा था, वो कंपाउंड्स का कुछ हिस्सा, जो वो रिएक्टेंट थे उसके, उस रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा उस चूल्हे पे गिर चुका था उससे। तो उसने कुछ देर के बाद देखा कि चूल्हे के ऊपर जो केमिकल गिरा है उससे कुछ स्मेल प्रोड्यूस हो रही है। तो वो बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ पे कि ये क्या है जो नीचे गिरा और उसके हीट होने पे थोड़ी देर के बाद जो है स्मेल है। तो उसने क्या किया, फ्रेडरिक वूलर ने उसने उसको स्क्रैच करके वहाँ से वो चीज़ उठा ली और उसको अपने टेबल पे रख ली। तो थोड़ी देर के बाद जब वो अपने बाकी काम से फ्री हुआ तो उसने उस कंपाउंड पे जो है गौर करना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि उसने उस कंपाउंड को टेस्ट किए तो देखा उसने कि जो एनिमल यूरिन था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एनिमल यूरिन था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक जैसी मिली उसे। तो फ्रेडरिक ने देखा कि इस कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक एनिमल यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलर थी, तो वहीं से इस कंपाउंड का नाम रखा गया यूरिया। तो ये आप याद रखिएगा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि नाम कैसे आया। तो ये नाम मैंने आपको बता दिया कि इस तरह इसका नाम यूरिया रखा गया। अब स्टूडेंट एमसीक्यू, एक और जो टेक्निकल एमसीक्यू है, आपको एमडी कैट में इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये वाला हिस्सा मैं ये सर्कल कर रहा हूँ इस कंपाउंड में, जब भी किसी कंपाउंड में ये हिस्सा मौजूद हो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, इस हिस्से को हम अमाइड कहते हैं। इस हिस्से को क्या कहेंगे? हम अमाइड कहेंगे। हम इसी चैप्टर नंबर 7 में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जाके डिस्कस करेंगे। तो अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। अमाइड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आपसे एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा, आप इस पे गौर कीजिएगा। यूरिया बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप क्या कहेंगे वहां पे? अमाइड क्लास ऑफ कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एंट्री टेस्ट में आपको हेल्प करेगा। तो मैंने इस हिस्से में आपको 4 एमसीक्यूज यहाँ पे बता दिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। तो अब हम आगे चलते हैं जी, अपनी बात को यहाँ पे समराइज करके कि फ्रेडरिक वूलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्सीडेंटली बना वो यूरिया था। किससे बना? अमोनियम साइनेट से। कैसे हुआ? हीट होने पे हुआ। कब बनाया? 1828 में। तो स्टूडेंट, आपके सामने वाइटल फोर्स थ्योरी और फ्रेडरिक वूलर का वर्क है। अगर आपसे एक टीचर ऐसे ही अचानक क्वेश्चन कर ले, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फ्रेडरिक वूलर अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप क्या देंगे? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक ही स्टेटमेंट पास करनी है इस पूरी स्टेटमेंट से उलट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैब फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी प्रिपेयर्ड या कुड बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब और आर्टिफिशियली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर इज नो नीड ऑफ द सुपरनैचुरल फोर्स एंड there is no need of supernatural or a vital force। तो इस तरह आपके पास फ्रेडरिक वूलर का भी वर्क हो चुका। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओल्ड डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिंथेसाइज कर चुके हैं आर्टिफिशियली। तो अब मैं आगे चलता हूं जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक हिस्सा शुरू हो गया आज के टॉपिक का हमारा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 7 से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये मॉडर्न डेफिनेशन क्या है और कैसे बने। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से केमिस्ट, उन्होंने अपने आप को फोकस कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने में।
तो जहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली एक दिन में, अगर हम सपोज कर ले स्टैटिस्टिक्स में चलें कि अगर ये एक दिन में 3 कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं तो वहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड 10, एवरेजली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की आर्टिफिशियली सिंथेसिस की रेशो क्या है, तो वहाँ पे 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सपोज कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है, आप देखिएगा, आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना कितना आसान हो गया जब साइंटिस्ट को ये पता चला, जब केमिस्ट को ये पता चला कि इसके लिए कोई भी सुपरनेचुरल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो आज के ज़माने में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेशुमार बन रहे हैं जिसको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिससे फिर फर्दर कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके केमिकल रिएक्शन से। तो हम आगे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए तो इन साइंटिस्ट और केमिस्ट ने एक चीज़ पे गौर किया कि इन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़रूरी था। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने तो इन लोगों ने क्या देखा कि कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद था। तो उन्होंने पहली जब डेफिनेशन बनाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बड़ी सिंपल सी बना दी कि केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जब स्टेटमेंट बनी तो इसके बाद मज़ीद उन्हीं कंपाउंड्स को ऑब्ज़र्व किया, दोबारा उन चीज़ों को जब चेक किया गया, उनके ऊपर फर्दर रिसर्चेज हुई तो ये पता चला कि उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है जो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद था। तो स्टेटमेंट चेंज कर दी गई। स्टेटमेंट क्या चेंज की गई कि ऐसे वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। तो ये एक दूसरी स्टेटमेंट बनाई गई उस वक्त, लेकिन ये भी बाद में क्रिटिसाइज होगी स्टेटमेंट जब मज़ीद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बने आपकी इस लाइफ में, जब लोगों ने रिसर्च की तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी क्रिटिसाइज हुई। तो स्टेटमेंट पे फाइनली ये दी गई कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of हाइड्रोकार्बन्स, आप कहेंगे विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन आपके पास एक मॉडर्न डेफिनेशन है, मैं आपको इसको ज़रा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा। पहला वर्ड हाइड्रोकार्बन, तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन्स किन कंपाउंड्स को कहते हैं, वो तमाम कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इनको क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन्स। लाइक मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं मेंशन करूं तो आप मीथेन की एग्जांपल दे सकते हैं, CH4। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने मीथेन का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मैंने दूसरी चीज मेंशन की यहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब मैं इसी कंपाउंड का डेरिवेटिव आपको बना के देता हूं। आप आई थिंक मैट्रिक में ये पढ़ भी चुके हैं। इसका जब मैं एक डेरिवेटिव बनाता हूं, अगर आप 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करें तो आप क्या पढ़ते हो, CH3 क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। फिर आपने एक और डेरिवेटिव बनाया होगा CH2Cl2 मिथिलीन क्लोराइड या मिथिलीन डाइक्लोराइड भी आप कहते हो। एक और डेरिवेटिव आपने बनाया होगा CHCl3 जिसको आप जनरली क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, आपको याद होगा, ये पढ़ा होगा। और एक और कंपाउंड आपने इसी का पढ़ा होगा CCl4 दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए ये डेरिवेटिव है इसका, ये कंपाउंड डेरिवेटिव है इसका, ये कंपाउंड डेरिवेटिव है इसका, और ये कंपाउंड भी डेरिवेटिव है मीथेन का। तो डेफिनेशन हम एक बार फिर देख लेते हैं
कि ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें आप हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे और उनके तमाम डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। बट द वेरी इंपॉर्टेंट जो अब मैं बात करने लगा हूँ, जो आपको याद भी रखनी है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, अब मैं इसको मेंशन करता हूँ कि एक्सेप्ट द compounds of carbon, except the compounds of carbon that is, मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, क्योंकि कार्बन तो एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन एसेंशियल होने के बावजूद मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। आप उसमें क्या मेंशन करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आप क्या मेंशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आप यहां पे आप टेक्निकल बात, मैं यहां पे एक वर्ड यूज करने लगा हूं, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक बाइकार्बोनेट। मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि Na2CO3, देखिए मेटालिक कार्बोनेट, फिर मैंने मेंशन किया मेटालिक बाइकार्बोनेट, लाइक एग्जांपल NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह आप पोटाशियम लिख सकते हैं, आप कैल्शियम भी लिख सकते हैं। मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के अलावा कुछ आपके पास अदर कंपाउंड्स है, साइनेट कंपाउंड्स आपके पास आएंगे। देखिए मैंने आपके सामने यहां भी मेंशन किया साइनेट, जिसमें कार्बन मौजूद है। मेटालिक साइनेट्स आएंगे, याद रखेंगे आप। इसी तरह आपके पास अदर कंपाउंड्स आएंगे। अब आप देखें कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन तो मौजूद हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे। कार्बन तो मौजूद हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, जिसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा, कार्बन के साथ हैलोजन आ सकता है। जब मैं हैलोजन वर्ड कहूंगा तो आप क्या लिखेंगे, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप हैलोजन कहेंगे तो आपके माइंड में 4 वर्ड्स आने चाहिए, 4 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा कार्बन के साथ फास्फोरस आ सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ सकता है और कार्बन के साथ इसी तरह सल्फर भी आ सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप ये नहीं माइंड में रखेंगे कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, क्योंकि हम डेरिवेटिव कह चुके हैं। तो लाजमी बात है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। अब मैं रिपीट कर रहा हूं बात, आखिरी बात है, कार्बन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन कार्बन तो यहां भी है। अब यहां पे कार्बन तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ये कंपाउंड्स क्यों नहीं है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी बात पे है। जब हम फंक्शनल ग्रुप और करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये बात आ जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये आपका पहला लेक्चर था एंड होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।